हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज द मैरिड लॉ ग्रुप टीचिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 27 हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पूरी की पूरी तरह अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं और हम समझ चुके हैं इंटरप्रिटेशन के साथ। और आज वाली वीडियो में हम सेक्शन 28 के बाद वाले सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेक्शन 28 से रीड करना और आपको समझाना, इंटरप्रिटेशन देते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए और सारे रेलिवेंट केस लॉज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 28 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पढ़ना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड आई एम रीडिंग। सो सेक्शन 28, सेक्शन 28 इज सेइंग द मार्जिनल नोट ऑफ सेक्शन 28 इज सेइंग स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो वाले कथन जो कि कुछ स्पेशल मुख्य हालातों में दिए जाते हैं, तो वो वाले सेक्शंस कौन कौन से? सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32। मतलब मोटी मोटी बात है, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 32 तक वो वाले कथन है जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस को बयां करते हैं, ठीक है, मतलब बताते हैं। अब देखिए, अब मैं सेक्शन 28 पढ़ने वाला हूँ, जो कि पहले इंडेक्स पढ़ूंगा। अब देखिए, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट। जब एंट्रीज होती है, जो एंट्रीज होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट्स खातों की बुक्स में कब संदर्भित होती है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा था, एक मान के चलिए एक व्यक्ति परचून की दुकान, जनरल स्टोर थी उसकी। अब भाई वो कहीं ना कहीं अपने जो क्रेडिट पर सामान दे रहा है, परचून का सामान दे रहा है, तो वही ना वो कहीं ना कहीं तो एंट्री लिखेगा ना। तो यही कह रहा है कि वो वाली बुक्स ऑफ अकाउंट जो हर बिजनेस व्यापार में रखी जाती है, तो वो वाली बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंट्री कोई हुई है तो वो कब संदर्भित हो जाएगी, तो हम सेक्शन 28 में उसका रूल पढ़ेंगे। अब देखिए, सेक्शन 28 की मैं बॉडी पढ़ने वाला हूँ। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अब एंट्रीज होती हैं और कहाँ पर होती है? खातों की बुक्स में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इन बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल है, एक्सप्रेसली लेजिस्लेचर ने खुल के कह रखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल है क्या? जो वो एंट्रीज जो कि मेंटेन, जो कि संभाल कर रखी गई है, कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब किसी कंप्यूटर में, फोन में, किसी पेन ड्राइव में रख दिए, किसी हार्ड डिस्क में रख दिए, तो वो भी एंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट की थी और कोई एंट्रीज मेंटेन कर रखी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो भी एंट्रीज क्या होती है? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट ही होती है। वो आगे देखिए, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट। तो वो एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती हैं, तो वो एंट्रीज उन बुक्स में कब की जाती है? जब वो बुक्स रेगुलरली कोर्स ऑफ बिजनेस, जब व्यापार चलता रहता है उसके दौरान वो बुक्स रखी भी जाती है। यूँ नहीं कि भाई एक एंट्री कर दी और वो बुक साइड में कर दी और फिर कोई एंट्री नहीं करी। नहीं नहीं नहीं, सारी A to Z एंट्रीज उस व्यापार से जुड़ी हुई उसमें हो रही हैं, तो वो तब क्या होगी? संदर्भित एंट्री हो जाएगी। अब देखिए, whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, तो वो संदर्भित कब होगी? वो एंट्री संदर्भित कब हो जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट की? जब कोर्ट उससे जुड़ा हुआ एक मुद्दे में इंक्वायरी कर रहा है, मतलब एक उससे जुड़ा हुआ मुद्दा सुन रहा है। किससे जुड़ा हुआ मुद्दा? मतलब डिस्प्यूट में क्या आ गया है भाई? डिस्प्यूट में ऑब्वियसली कोई बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई गोलमाल था, कोई उसमें फ्रॉड वगैरह था, तो इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट का कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट का कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा। तो वो अगर रेगुलरली कोर्स ऑफ बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट रखी जाती है, तो ये क्या होता है? सीधा तो ये सीधा संदर्भित तथ्य होता है कोर्ट में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस। तो कह रहा है पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है, जो कथन होता है, वो सिर्फ अकेला ही एक सबूत नहीं रहेगा कि आपका केस प्रूव हो जाए। नहीं, टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एक व्यक्ति ने भाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री वगैरह दिखा दी और एक व्यक्ति को लाइबिलिटी चार्ज कोर्ट सिर्फ इसकी वजह से नहीं करेगा। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट की वो एक जो एंट्री होगी वो सिर्फ एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, तो आप थोड़ी कोरोबरेटिव एविडेंस सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप लेके भी आइए, ठीक है। तो हम इसके साइड में लिख लेते हैं, सेक्शन 28 के नीचे लिख लेते हैं हम, कोरोबरेशन नीडेड अंडर सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। देखिए, लिख लेते हैं कोरोबरेशन नीडेड अंडर सेक्शन 160, ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब साफ सीधी बात है भाई, कोरोबरेशन लेजिस्लेचर क्यों कह रहा है कि कोरोबरेशन कोर्ट को देख लेना चाहिए? सिर्फ एक बुक्स ऑफ अकाउंट कोई आदमी पेश कर रहा है, कोई व्यक्ति पेश कर रहा है, और उसके खिलाफ आप और उसको देखते हुए आप किसी और व्यक्ति की लाइबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कह रहा है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट एक व्यक्ति जो प्लेंटिफ है वो भाई खुद भी मेड कर सकता है, मतलब वो अपने रिकॉर्ड्स खुद भी तैयार कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि अलोन बुक्स ऑफ अकाउंट को आप सफिशिएंट एविडेंस मत मानना, सबूत मत मान ला। एक केस में लाइबिलिटी बनाने के लिए डिफेंडेंट की या प्लेंटिफ की आप कोरोबरेशन भी करवा लेना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 28 की रीडिंग। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जो कि और क्लियरली हमें समझ में आएगा। अब देखिए,
ए सूज बी फॉर 1000 रुपीज। ए अब बी के ऊपर केस चलाता है कि बी ने ए से कभी भाई 1000 रुपये लिए होंगे, तो ए अब बी को सू करता है 1000 रुपये लेने के लिए। अब देखिए, एंड शोज एंट्री इन हिज अकाउंट बुक्स शोइंग बी टू बी इंडेटेड टू हिम टू दिस अमाउंट। और अब ए क्या कोर्ट में सबूत पेश करता है, ए अपना ही रजिस्टर एक बुक ऑफ अकाउंट कोर्ट में पेश करता है, और उस बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखा होता है कि बी कर्जदार है, और बी ने 1000 रुपये लिए और बी कर्जदार है, इंडेटेड है किससे, टू हिम टू दिस अमाउंट। और ए से बी ने 1000 रुपये ले रखे और बी कर्जदार है, तो ए ने यह एंट्री अपनी बुक्स में कर ली थी। तो आप खुद मानिए, अब ए बी के ऊपर केस चला रहा है 1000 रुपये लेने के लिए, और ए अपनी ही बनाई हुई एक बुक्स ऑफ अकाउंट को दिखा रहा है, तो क्या वो सोल पीस होगा एक एविडेंस का जो कि लायबिलिटी डिसाइड कर देगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। द एंट्रीज आर रेलिवेंट, पर ये जो एंट्रीज हैं ये असंदर्भित भी नहीं है, ये एंट्रीज तो रेलिवेंट होंगी बट आर नॉट सफिशिएंट, पर संतोषजनक नहीं है। देखिए, विदाउट अदर एविडेंस, और कब ये संतोषजनक हो जाएगी? जब कोई अदर एविडेंस भी इसकी सपोर्ट में कोरोबरेशन में एड्यूस किया जाएगा। अब देखिए, टू प्रूव द डेट, और अदर एविडेंस इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की कोरोबरेशन में क्या प्रूव करने के लिए, क्या साबित करने के लिए होगा? टू प्रूव द डेट, एक डेट को, एक उधार को, मतलब उस जो बी ने ए से 1000 रुपये का उधार लिया था, अगर ए बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री तो दिखाता साथ में और कोई भी सबूत दे देता है कि हाँ, जिस दिन मैंने ये दिखा देता है कि जिस दिन मैंने इसको बी को 1000 रुपये दिए थे, मैंने अपनी बुक्स में तो एंट्री करी थी, ये मेरा रिकॉर्ड लीजिए। और हाँ, मेरे साथ में एक सी व्यक्ति भी खड़ा था जो कि उसने भी देखा था कि मैंने ए ने सी को पैसे दिए, तो ए कह देगा कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री तो करी है कि मैंने बी को 1000 रुपये दिए हैं, और ए कोर्ट में भी ये और कहेगा कि मेरे साथ उस दिन सी भी खड़ा था और सी ने मेरे को ए को देखा था कि मैं ए बी को पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक कोऑपरेशन करता हुआ चलेगा। और माना कि चलिए, अगर कोई व्यक्ति सी भी नहीं तो उसके साथ खड़ा था, तो ये कह सकता है कि भाई जिस दिन बी को 1000 रुपये लेने थे, तो ए जो मैं इसको पैसे दे रहा था, मैं अपने बैंक अकाउंट से निकलवा के लेके आया था उस दिन, तो देख लीजिए बैंक अकाउंट के भी खाता कि मैंने उस दिन 1000 रुपये अपने निकलवाए हैं, और सीधे मैंने वो किसको दिए हैं, इसको दिए हैं, और मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी एंट्री कर रखी कि मैंने बी को 1000 रुपये दे रखे हैं। तो सीधा तथ्य क्या हो जाएगा? ये फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। अब वो सफिशिएंट भी हो जाएगा क्योंकि इसकी कोरोबरेशन होती चली जा रही है। ठीक है, तो कोरोबरेशन कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 29, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड। अब रेलिवेंसी, अब संदर्भिता कब किसकी? ऑफ एंट्री, संदर्भिता एक एंट्री की, और वो कहाँ है? पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब जनता जनार्दन के रिकॉर्ड, मतलब सरकारी कर्मचारी के पास, और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में तो है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी पब्लिक का है। अब देखिए, पब्लिक के लिए मेंटेन किया हुआ। अब देखिए, मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और वो एक व्यक्ति ने, सरकारी कर्मचारी ने ही वो पब्लिक रिकॉर्ड मेड किया है, और वो सरकारी कर्मचारी ने वो पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड किया है। ठीक है, तो हम ये सेक्शन 29 की बॉडी पढ़ते हैं। अब देखिए, एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, एक एंट्री होती है कहाँ होती है? एक पब्लिक बुक में, मतलब जनता जनार्दन की कॉपी में, बुक में, किताब में, और अदर ऑफिशियल बुक, या फिर कोई और अन्य जो ऑफिशियल, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बुक है उसमें। अब देखिए, रजिस्टर और रिकॉर्ड, या तो रजिस्टर में होती है एक एंट्री, या फिर वो रिकॉर्ड की जाती है, और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर वो एंट्री एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अब देखिए, स्टेटिंग ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और उस एंट्री से सीधा जो पब्लिक बुक में है, और ऑफिशियल बुक में है, और रजिस्टर बुक में, और रिकॉर्ड बुक में, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, वो एंट्री सीधा क्या साबित कर दे रही है? अगर कोर्ट में आ गई वो एंट्री, सीधा फैक्ट इन इशू, जो कि सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट है, उसको ही केस को ही साबित कर दे रही है वो एंट्री, या फिर रेलिवेंट फैक्ट जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट फैक्ट दिए गए हैं, उनको वो साबित करिए वो एंट्री। अब देखिए, एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, और वो एंट्री पब्लिक बुक में, ऑफिशियल बुक में, रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किसने मेड की थी, किसने दर्ज कर रखी है, किसने एंट्री वो दर्ज की है? मतलब एक सरकारी कर्मचारी ने दर्ज किया। ठीक है, ना कि प्राइवेट पर्सन ने, एक सरकारी कर्मचारी ने एक एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज की है, तो वो क्या होगा? आप देखिए, और वो एंट्री सीधा फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव कर दे रही है। अब देखिए, और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, और सरकारी कर्मचारी ने वो एंट्री रिकॉर्ड की थी, और क्या करते वक्त की थी? अपने ऑफिशियल दायित्व को डिस्चार्ज करते वक्त की थी। अब देखिए, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली
एनजॉइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, या कोई और अन्य व्यक्ति है, कोई और अन्य व्यक्ति है जिसको क्या कर रखा है, बाय और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, या कोई और अन्य व्यक्ति है जो इन एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है पब्लिक बुक में, ठीक है, पब्लिक बुक में, ऑफिशियल बुक में, या फिर एक रजिस्टर में, या फिर एक रिकॉर्ड में, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है, वो व्यक्ति कौन है, बाय एनी अदर पर्सन, मतलब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई और अन्य व्यक्ति है, पर उसको सरकार ने क्या बोल रखा है, लॉ ने क्या बोल रखा है, इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, वो अपनी दायित्व को भी परफॉर्म करते वक्त वो तो अन्य व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, स्पेशली एनजॉइंड बाय द लॉ, जिसको स्पेशली कानून ने बोल रखा कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम इस एंट्री को इस बुक में करोगे, ठीक है, ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज केप्ट, और वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन एक एनजॉइंड बाय लॉ, कानून ने उसको एनजॉइंड कर रखा कि तुम ये एंट्री करोगे, और उस कंट्री, कोई भी हर कंट्री में, और उस कंट्री में क्या करोगे, इन विच, और हर कंट्री में जहां भी एक व्यक्ति को एनजॉइंड किया जाता है जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, एक प्राइवेट व्यक्ति को, और वो कहाँ एंट्री करेगा, किसी बुक में, किसी रजिस्टर में, किसी रिकॉर्ड बनाएगा वो, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस कैप जहां रखा जाता है किसी कंट्री में, वहां एक व्यक्ति को एनजॉइंड कर रखा है, इज इट सेल्फ रेलिवेंट पर, तो वो अपने आप में एक संदर्भित तथ्य है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारे एक एंट्री हुई मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ 1/1/2000 को, ठीक है। अब उसके जन्म की एंट्री होगी कहाँ होगी भाई, अगर गुड़गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी एंट्री सरकारी अस्पताल में भी होगी। अब सरकारी अस्पताल में भाई उसकी एंट्री कौन करेंगे, या तो जो नर्स वगैरह है, या वहाँ की कोई जो हमें भी हमें पता नहीं कि कौन एंट्री करेगा, लेकिन वहाँ का कोई व्यक्ति होगा जिसको क्या कर रखा है, एनजॉइंड बाय लॉ, उसको कानून ने कह रखा कि भाई तुम जो यहाँ बच्चे होते हैं अस्पताल में उनकी एंट्री करोगी, कौन बच्चा कितने बजे हुआ है, और उसका पता होता क्या है, एड्रेस क्या, और कितने बजे हुआ है, कितने बजे डिलीवरी चालू हुई थी, ठीक है, यह करो। और हम मान के चलते हैं हमारे गुड़गांव में GMDA है, ठीक है, उसको बोलते हैं GMDA डिपार्टमेंट है, वो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है गुड़गांव की, ठीक है, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है GMDA। तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई थोड़े बहुत तो सरकारी कर्मचारी और थोड़े बहुत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पर्सन रख रखे हैं। तो अब यही कहता है भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कोई एंट्री अगर वो जो GMDA के जो सरकारी कर्मचारी वो करते हैं तो वो तो संदर्भित तथ्य होगा, और वो रेलिवेंट जो वो एंट्री है जो सरकारी कर्मचारी करेंगे वो सीधा सीधा एक केस में क्या प्रूव कर सकते हैं, सीधा फैक्ट इशू को प्रूव कर सकते हैं, रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। पर अब मान के चलिए GMDA में वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो कर्मचारी हैं वो तो सरकारी कर्मचारी नहीं है ना, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉइज हैं। तो GMDA के जो मेन बॉसेस होते हैं, जो टॉप नॉच ऑफिसर होते हैं, जैसे CEO उसमें होता है, वो IAS ऑफिसर होता है GMDA में। तो अब GMDA किसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस पे एक एम्प्लॉई है उसको ये ड्यूटी दे देता है, एंड जॉइंट बाय लॉ कर देता है कि तुम अब से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारा मेंटेन करोगे, जो हमारे पास ये ऑनलाइन वगैरह फाइल लगती है CLU की, ठीक है, OC की, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की, CLU की, चेंज ऑफ लैंड यूज करवाने की, तो अब तुम सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से करोगे। तो यह भी हो सकता है, या तो वो सरकारी कर्मचारी उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन कर ले, या फिर कौन कर ले, या फिर वो व्यक्ति जिसको सरकारी कर्मचारी ने बोला हुआ है, या फिर वो सरकारी कर्मचारी अपने परफॉर्मेंस कर रहा है ड्यूटी की सरकारी काम करते वक्त, या फिर एक व्यक्ति जो कि एनजॉइंड बाय लॉ है उसको बोला हुआ कि तुम इस कंट्री में इस डिपार्टमेंट का ये बुक रिकॉर्ड, बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालोगे, ठीक है। तो ये अपने आप में वो एंट्री जो उन व्यक्तियों ने की थी उन रजिस्टर बुक में, तो वो अपने आप में एक संदर्भित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 29 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले ये सेक्शन 35 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, इसमें एक केस लॉ, हम वो केस लॉ पढ़ लेते हैं। उस केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज राधा कृष्णा सिंह 1983 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज राधा कृष्णा सिंह 1983 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये केस लॉ हमारा कि कौन कौन सी एंट्रीज रेलिवेंट हो सकती है जब उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी कर्मचारी करता है या एक व्यक्ति ऐसा करता है जो एनजॉइंड बाय लॉ है। तो हम इसको केस लॉ की अब इसकी, जैसे कि मैं पहले बताता कि ये सेक्शन 35 है, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 29 है। ये पहले ये वाला सेक्शन अब तो हम करंट फॉलो करेंगे, लेकिन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 35 को देखने को मिलता था, पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 35 की इंटरप्रिटेशन कर दी। लेकिन सेक्शन 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और सेक्शन 35 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिमिलर सा है। तो हम हम ये जो केस लो है राधा कृष्णा स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज राधा कृष्णा सिंह 1983 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या हेल्ड किया था ये पढ़ते हैं। आप देखिए सेक्शन 35 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 29 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ द रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वाली शर्तें पूरी होनी चाहिए बिफोर अ डॉक्यूमेंट कैन बी एडमिसिबल अंडर इट। और तभी एक डॉक्यूमेंट, अभी एक दस्तावेज सेक्शन 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एडमिसिबल स्वीकारोक्ति होगा कोर्ट में, ठीक है। तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, एक दस्तावेज तभी एडमिसिबल होगा कोर्ट में। 1
द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ एन एंट्री, तो जो दस्तावेज होना चाहिए वो एक एंट्री के नेचर में होना चाहिए, वो कोई स्टोरी नहीं होनी चाहिए, वो कोई नरेशन नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ एक एंट्री होनी चाहिए। जब देखिए इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, और वो एंट्री कहाँ होनी चाहिए, किसी पब्लिक में या किसी अदर ऑफिशियल बुक में, ठीक है, रजिस्टर में या फिर रिकॉर्ड में, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। 2 इट मस्ट स्टेट अफेक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो जो एंट्री है जो एक रजिस्टर में की गई है, मतलब पब्लिक रजिस्टर में की गई है, तो सीधा सीधा क्या स्टेट करती है, क्या बयां करती है, सीधा सीधा फैक्ट इन इशू मतलब सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट बयां करती है या फिर रेलिवेंट फैक्ट संदर्भी तथ्य बयां करती है। अब देखिए 3 द एंट्री मस्ट बी मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो जो एंट्री है जो पब्लिक रिकॉर्ड में जो एंट्री की है जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करेगी, साबित करेगी या रेलिवेंट फैक्ट से संदर्भित रखेगी, वो एंट्री सीधा सीधा सरकारी कर्मचारी ने रिकॉर्ड की होनी जानी चाहिए, ठीक है। और इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज especially enjoined by law of the country in which the relevant entry is kept, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटीज और उस कंट्री में भाई वही व्यक्ति उस ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो वो एंट्री उसने की जानी चाहिए। तो ये कौन से केस लो में हल किया गया था, ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जब भी सेक्शन 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लगेगा। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज राधा कृष्णा सिंह 1983 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें हल किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा एक केस लो भी हो गया सेक्शन 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 31, हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 ऑफ द सॉरी अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, तो क्या संदर्भिता रहेगी किसकी, जो कथन किस में मेड किए गए, जो कथन है किसमें, मैप्स में, कोई नक्शे में, ठीक है। चार्ट्स, कोई जो चार्ट्स होते हैं, जैसे ये भाई मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो ये जो लिफ्ट के बाहर चार्ट लगा, फायर एग्जिट प्लान, ये चार्ट ही तो होते हैं। तो देखिए चार्ट्स एंड प्लान्स, तो रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, भाई नक्शों में क्या रेलिवेंसी रहेगी, कथन अगर लिखा रखा है तो उसकी रेलिवेंसी क्या रहेगी। चार्ट्स में कोई भाई चार्ट बनाया हुआ है, जैसे ये चार्ट होते हैं ना, जो ये चार्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या रेलिवेंसी रहेगी, अगर चार्ट्स में कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, मतलब समुद्री जहाज में भाई जब समुद्री जहाज चलती है तो उसमें चार्ट्स बनते हैं, हर 10 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद एक चार्ट बनता है कि हमारी जहाज की अब क्या लोकेशन है। और अब तो हाईटेक गैजेट आ गया, अब तो जीएसपी से हो जाता है, पर जीपीएस से हो जाता था, पर पहले तो चार्ट्स ही बना करते थे। अब देखिए एंड प्लान्स, और रेलिवेंसी क्या रहेगी, जिसमें एक प्लान में कोई कथन लिखा हुआ है। अब देखिए सेक्शन 30 की मैं बॉडी पढ़ने वाला हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, तो जो कथन है, जो सीधा सीधा कथन किसके बारे में, फैक्ट इन इशू के बारे में, मतलब सीधा सीधा सब्सटेंटिव लॉ की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब देखिए और रेलिवेंट फैक्ट, या कथन किसके बारे में, सीधा सीधा रेलिवेंट फैक्ट संदर्भित तथ्यों के बारे में। अब संदर्भित तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक दिए। अब देखिए मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, और जो ये स्टेटमेंट है जो सीधा सीधा फैक्ट इन इशू के बारे में है या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बारे में है, ये कहाँ मेड किए गए हैं, सीधा सीधा छापे गए मैप्स में, नक्शों में, और चार्ट्स या फिर चार्ट्स में। जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, और ये मैप्स और चार्ट हैं ये जनरली जनता जनार्दन की सेल के लिए, मतलब जनरली आमतौर पर ये सेल के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और देखिए और इन मैप्स और प्लान्स अंडर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या कोई नक्शे हैं, कोई मैप्स है या कोई प्लान्स है जो कि किसकी अथॉरिटी से बनाए जाते हैं, या तो केंद्र सरकार की अथॉरिटी से या राज्य सरकार की अथॉरिटी से। अब हम पटवार भवन में जाते हैं जहाँ हमारे पूरे जैसे हमारा टाउन है या हमारा गाँव है, तो हर गाँव का एक पटवारी होता है, और उस पटवारी के पास क्या होता है भाई, पूरे गाँव जिसका वो पटवारी है, एक पटवारी कम से कम 2-3 गाँवों का होता है, तो उसके पास उसके पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड का पूरा मैप और प्लान होता है, ठीक है। तो हम उसके जाके ले सकते हैं। अब वो मैप और जो अब वो पटवारी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो हम उसको उस मैप और प्लान उसने अपनी जो एक सिजरा बुक होती है पटवारी उसमें बनाए रखते हैं, तो उस मैप और प्लान को हमने सिजरा बुक से अगर उसको उसकी ट्रू कॉपी निकलवा ली, और या फिर अब वही ड्रॉ करके देता है, उसको ट्रू कॉपी निकाल के हम कोर्ट में दे देंगे, तो अब उसको कोर्ट मना नहीं कर सकता कि भाई ये संदर्भित तथ्य नहीं, ये संदर्भित तथ्य है। अब देखिए एज टू द मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेटेड, और केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने और राज्य सरकार के एम्प्लॉइज ने वो मैप और प्लान उस बारे में बना रखा है जो कि मैटर, जो कि मुद्दा यूजुअली रिप्रेजेंट वो ही करते हैं उस अपने मैप और प्लान में। और देखिए और स्टेटेड इन सच मैप, या कोई स्टेटमेंट या कोई कथन उस मैप में एक स्टेट किया गया है, मतलब स्टेट किया गया है, ठीक है, चार्ट्स में स्टेट किया गया है या फिर प्लान्स में स्टेट किया गया है, आर देमसेल्व्स रेलिवेंट फैक्ट, तो अपने आप में ही रेलिवेंट फैक्ट्स है, वो संदर्भित तथ्य हैं, ठीक है। मतलब वो कोई व्यक्ति जैसे ए वर्सेस बी डिस्प्यूट चल रहा है एक लैंड के मैटर में, भाई बी ने कोई ए को लैंड बेचा था, पर बी अब उसको पोजेशन नहीं दे रहा, ए अब बिना पोजेशन के डोल रहा है, ए ने बस पैसे भी पूरे दे दिए बी को, तो अब ए क्या करेगा, अब ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालेगा और साथ साथ पोजेशन में आने के लिए प्रे करेगा कोर्ट से। तो अब ये क्या कह रहा है,
अब भाई कोर्ट को आप बताओगे कि भाई लैंड कहाँ मौजूद है, तो अब कोर्ट को आप लिख तो देखो कि भाई लैंड विलेज कादीपुर के रेवेन्यू एस्टेट में मौजूद है, पर भाई कोर्ट को वो देखना भी तो पड़ेगा कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसके नेबर्स कौन कौन है, मतलब तो ये सारी ड्राइंग बनती है। ये कौन बनाता है? पटवारी के चेले बना के देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एक्स सीजरा बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स। इसको बोलते हैं कि जो लैंड पे डिस्प्यूट है, जो आपको लैंड का डिस्प्यूट कोर्ट में सेटल करवाना है, तो वो उसको पटवारी के चेले, पटवारी तो नहीं बनाता, पटवारी तो भाई पटवारी होता है, पटवारी के चेले जो छोटे मोटे चेले वो पाली रखता है, वो एक्स सीजरा बना के देते हैं। 200 रुपये उसकी फीस लगती है या 100 रुपये फीस लगती है, ऐसी कुछ फीस लगती है, और उस पर पटवारी की मोहर ला के दे देते हैं। और वो व्यक्ति अब कोर्ट में आके उसको दिखाएगा, सर जो ये वाली लैंड है ये बी की थी और इसका हमने एग्रीमेंट किया था और ये मैंने इसको पैसे भी दे दिया, अब ये मेरे को इसकी जो ये लैंड मैं इस नक्शे में लेके आया हूँ ये इसकी लैंड है और ये मेरे को इसकी पोजीशन में नहीं आने दे रहा। तो अब उस मैप को वो जो जज साहब है वो एक अपने आप में ही कह देगा कि भाई ये तो अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट है, इसको तो मैं फाइल के रिकॉर्ड में रख रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके देख लूंगा भाई बाद में कि भाई कहाँ लैंड है और क्या लैंड रेवेन्यू एस्टेट में कहाँ पड़ रही है, कौन सी दिशा में पड़ रही है, कितना उसका आगे रोड है, क्या है उसकी गहराई है, क्या उसकी चौड़ाई है। तो ये अपने आप में एक संदर्भित तथ्य है, ठीक है। तो ये हमने किया सेक्शन 30 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम करेंगे सेक्शन 31 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर। अब उस कथन की क्या संदर्भिता रहेगी जो कि अपने आप में क्या है, एक तथ्य है, किसका? पब्लिक नेचर का, मतलब जनता जनार्दन की श्रेणी का। कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, जो कि जनता जनार्दन के लिए वो एक्ट बनाया गया था, वो एक्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उसकी क्या रेलिवेंसी रहेगी? जो पब्लिक नेचर का एक्ट है या नोटिफिकेशन है वो देखते हैं हम सेक्शन 31 की बॉडी में। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत को एक राय फॉर्म करनी है, एक राय बनानी है, एक राय मतलब सोचनी है। अब देखिए एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर, और किसके अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, कोर्ट को बनानी है कि भाई एक तथ्य जो कि पब्लिक जनता जनार्दन की श्रेणी का है वो है या नहीं। अब देखिए एनी स्टेटमेंट ऑफ इट, तो कोई भी तथ्य किसका जो जिस बारे में राय बनानी है उसका कोई स्टेटमेंट, उसका कोई कथन दिखाया जाता है। अब देखिए मेड आर रेसिटिकल कंटेन इन एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कथन एक एक्ट में और एक नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है जो कि एक्ट या नोटिफिकेशन किसने निकाला था भाई, या तो केंद्र सरकार ने निकाला था, या वो मतलब वो एक्ट जो कानून है वो तो वो सेंट्रल एक्ट है, या फिर वो कानून है वो स्टेट एक्ट है। और वो ये वाले कानून किसने रेसिटल करे थे, मतलब पब्लिक में छोड़े थे, पब्लिक में एनफोर्स किए थे, या तो केंद्र सरकार ने किए थे या राज्य सरकार ने किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए मैं पेज फ्लिप कर रहा हूं। अब देखिए नोटिफिकेशन अपीयरिंग इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल गैजेट, और जो ये सेंट्रल एक्ट की और स्टेट एक्ट की जो रिस्पेक्टिवली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो उनकी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है, तभी ये एक्ट एनफोर्समेंट में आता है और एक एक्ट भारत में लागू होता है। आप देखिए और इन एनी प्रिंटेड पेपर, या फिर वो ऑफिशियल गैजेट में नहीं निकाली थी उस एक्ट की, उस सेंट्रल एक्ट की या स्टेट एक्ट की नोटिफिकेशन, पर वो कहाँ निकाल दी थी? वो एक प्रिंटेड पेपर में निकाल दी थी, मतलब एक अखबार, मतलब एक दस्तावेज में निकलवा दी, वो प्रिंट करवा दी, छपवा दिया था। और देखिए और इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट को सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने एनफोर्समेंट लागू करवा दिया। अब देखिए परपोर्टिंग टू बी सच गैजेट, तो वो इलेक्ट्रॉनिक और रिकॉर्डिंग फॉर्म जो डिजिटल फॉर्म में होता है, भाई आजकल गैजेट ऑनलाइन भी आ जाते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई गैजेट देखोगे तो उसमें डेली कोई ना कोई डेली तो कौन से नए एक्ट आते हैं, मतलब जब भी कोई नया एक्ट आता है तो ऑफिशियल गैजेट में उस एक्ट को पब्लिश किया जाता है। आप देखिए इज ए रेलिवेंट फैक्ट, तो एक व्यक्ति अगर कोर्ट में इन प्रिंटेड पेपर को, इन ऑफिशियल गैजेट को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में एक गैजेट को दिखाएगा कोर्ट में, तो वो कोर्ट क्या राय बनाएगी कि हाँ भाई ये एक्ट में यह चीज लिखी गई है, और क्या होगा सीधा सीधा, या फिर उस प्रिंटेड पेपर में एक व्यक्ति कोर्ट में एक स्टैट्यूट दिखाएगा, एक एक्ट दिखाएगा, तो कोर्ट क्या मान लेंगे, हाँ भाई ये एक्ट अपने आप में एक संदर्भित तथ्य है, और उसको अब जो कोर्ट को कोई राय बनानी होगी तो वो उस हिसाब से अपनी राय बना लेगी, ठीक है, ओपिनियन बना लेगी। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ, अब क्या संदर्भिता रहेगी उस कथन की जो कि सीधा सीधा किसका कथन है, एक कानून का कथन। अब देखिए कंटेंट इन लॉ बुक्स, और वो कानून किस में कंटेंट है, किसी लॉ की, किसी कानून की किताबों में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, और वो कानून की किताब भैया तो फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, या वो कानून का जो कथन है वो किस में हो सकता है, वो या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अब रेलिवेंसी उन लॉ बुक्स की, और लॉ बुक्स में वो कानून है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कानून है, उसकी संदर्भिता हो सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इंडेक्स, और हम सेक्शन 32 की बॉडी पढ़ेंगे। देखिए व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत को एक राय बनानी है
एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री, और किसके बारे में राय बनानी है कि क्या एक कंट्री में, क्या किसी देश में यह कानून है, मतलब एक इंडिया के कोर्ट को राय बनानी है, भारतवर्ष के एक अदालत है, एक जज साहब को राय बनानी है कि क्या इंग्लैंड में कोई कानून एनफोर्समेंट में है जिसके बारे में पार्टीज मेरे आगे प्ली ले रहे हैं। तो भाई इंडिया का जो भारत का जज साहब है वो ओनली भारत के कानून तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो अमेरिका, वो इंग्लैंड के कानूनों को भी देख लेगा, ठीक है। और भाई क्या पता प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई पार्टी इंग्लैंड की हो और वो अपने कानून का हवाला दे रही हो, ठीक है। क्या पता पार्ट में एग्रीमेंट इंग्लैंड या जो पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है वो, या थोड़ा बहुत इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ और थोड़ा बहुत एंडोर्समेंट का उसकी कहाँ हो, वो इंग्लैंड में हुई हो, तो भाई पार्टीज प्ली कर सकती हैं। तो जज साहब ये नहीं कहेंगे कि मैं इंडिया के जज साहब हूं, मैं तो इंग्लैंड का कानून देखूंगा नहीं, भाई नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉर्मूला है, ठीक है। आप ओवरराइड नहीं कर सकते, आप अपने देश में बैठकर अपने देश का कानून नहीं चला सकते, आपको सिस्टमेटिकली तरीके से अनइक्विवोकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे उनके, इंग्लैंड के कानून के बीच में भी और अपने देश के कानून के बीच में। अब देखिए, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत को एक राय फॉर्म करनी है एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री, और किस बारे में करनी है कि क्या किसी कंट्री में कोई कानून है जो ये पार्टी प्ली कर रहे हैं, और उसके बारे में एक राय फॉर्म करनी है। अब देखिए, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ, तो कोई भी अब कथन किसका, उस कानून का, कंटेंट इन बुक, और वो कथन उस कानून का किस में कंटेंट है, किस में सम्मिलित है, किस में लिखा गया है, किसी बुक में, किसी किताब में। अब देखिए, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, जो कि पार्टीज बता रही है कि ये प्रिंट की गई थी और पब्लिश, या फिर ये छापी गई थी, ये पब्लिश की गई थी, मतलब निकाली गई थी, इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, और ये पब्लिश की गई थी, प्रिंटेड की गई थी, या फिर ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकाली गई थी, मतलब रिलीज की गई थी। और देखिए, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, और उस कंट्री की, जिस कंट्री का वो लॉ है, उस कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी में यह जो लॉ है, यह बुक है, यह या तो प्रिंट की गई थी, पब्लिश की गई थी, या उस कंट्री की अथॉरिटी में यह जो एक्ट है, स्टैट्यूट है, ये लॉ है, उस कंट्री की अथॉरिटी में, उस सरकार की अथॉरिटी में, जिस कंट्री का हम लॉ ओपिनियन बनाना चाहते हैं, उस कंट्री की अथॉरिटी में इस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में इसको निकाला गया था। अब देखिए, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ, और इसी प्रिंटेड बुक में, इसी पब्लिश बुक में और इसी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में यह लॉ है। अब देखिए, यह कानून है। अब देखिए, एंड एनी रिपोर्ट ऑफ अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री कंटेन इन अ बुक, और कोई अब उस कंट्री की कोई उसी लॉ के ऊपर कोई रूलिंग है, मतलब जो अब इंडिया में एक जज साहब को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, वही सीधा ओपिनियन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई उस कंट्री जिसका वो लॉ है, उस कंट्री की किसी कोर्ट ने उसके बारे में रूलिंग दे रखी है, तो अब पार्टीज उसकी कोई रूलिंग, कोई जजमेंट हमें इंडिया के जज साहब को दिखाएगी ना कि जज साहब ये देखिए, आप तो ओपिनियन बना नहीं पा रहे, पर उस कोर्ट के अपेक्स कोर्ट ने यह ओपिनियन बनाया है, तो आप इसको आप रेफर कर सकते हैं। अब देखिए, रूलिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री कंटेन इन अ बुक इंक्लूडिंग, और वो रूलिंग कैसे हो सकती है, वो रूलिंग आप इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में भी दे सकते हो जज साहब को, परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग, और जो आप सीधे एक रिपोर्ट, अब भाई पूरी रूलिंग तो बहुत बड़ी होती है, एक जजमेंट में कम से कम 100 पन्ने लिखवाए जाते हैं अगर कोई मार्वलस जजमेंट है, लेकिन अब रिपोर्ट क्या होती है, अब रिपोर्ट एक भाई 100 पन्नों का एक क्रक्स होता है, वो 1-2 पेजेस में उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, तो वही रूलिंग हो जाती है। अब देखिए, इज रेलिवेंट, तो अपने आप में वो एक संदर्भित तथ्य होगी, वो रूलिंग भी, और वो छपी हुई किताब भी जो अथॉरिटी में छपी गई है उस सरकार के, ठीक है, उस कंट्री की सरकार के, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 32 ऑफ द भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि मैंने आपको इंटरप्रिटेशन करके ट्रांसलेशन में बताया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अपने सेक्शन 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो हम सेक्शन अब पढ़ेंगे 33, 34, 35, 36, 37, 38। क्या हम 6 सेक्शन पढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, जितने हमसे हो जाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ सेक्शन 33 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि बोल रहा है उसका जो मार्जिनल नोट है उसके ऊपर लिखा, पहले वो पढ़ रहा हूँ। देखिए, हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। अब भाई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो बहुत तरह के कथन लेके आएंगे कोर्ट में, तो भाई सारे कथन थोड़ी रेलिवेंट होंगे, सारे कथन थोड़ी संदर्भित होंगे, तो वही कह रहा है। अब सेक्शन 33 में उसके रूल्स बता रखे हैं। हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, अब कितना कथन जो कि गवाही में, जो कि सबूत के तौर में दिया गया है, उसको आप साबित कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 33 हमारा पहले क्या था, सेक्शन 39 था, ठीक है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता था, मैं एक बार उसका देख रहा था, एक हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 136 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। उसमें क्या रूल निकल को देखने को मिलता था, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द रेलिवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है। जजमेंट सिर्फ जो निर्णय है वो उन्हीं
जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट फैक्ट, जजमेंट उन्हीं संदर्भित तथ्यों पर बेस्ड होगी, निर्णय उन्हीं संदर्भित तथ्यों पे बेस्ड होगा जो कि संदर्भित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट प्रूव किए गए हो, नहीं तो नहीं होगी। तो ये हमारा अब सेक्शन 141 हो गया, ठीक है। अब ये सेक्शन जो हमारा 136 इंडियन एविडेंस एक्ट का था वो सेक्शन 141 हो गया, ठीक है। तो वो सेक्शन अब 141 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके साथ में आप लिख भी सकते हो, 141 के साथ में आप लिख भी सकते हो, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलिवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड, जो संदर्भित तथ्य साबित किए जा चुके हैं, जजमेंट बस सर उसी पे बेस्ड होगी। जो तथ्य भाई साबित ही नहीं किए गया, जजमेंट उन पे बेस्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम ये बात की बात है, पर हम ये मैंने आउट ऑफ बॉक्स बात बता दी, पर हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 33। अब देखिए, व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्जेशन। अब व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, अब कौन सी गवाही, कौन सा सबूत देना होगा, व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ, जब एक कथन पार्ट फॉर्म करता है, भाग फॉर्म पड़ता है किसका, ऑफ अ कन्वर्जेशन, किसका, एक कन्वर्जेशन का। मतलब कोई बहुत लेंथी कन्वर्जेशन है, मतलब मान के चलिए कोई 4-5 सालों से मोबाइल पे ईमेल पे कोई कन्वर्जेशन हो ही पड़ी है, तो भाई अब 4-5 सालों में डेली 1-2 मेल एक्सचेंज हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो भाई क्या अब पूरा का पूरा 4-5 सालों का रिकॉर्ड थोड़ी आएगा। अब भाई जो संदर्भित मुद्दा है, जो केस का मैटर है कस्टमर और अमेजोन कंपनी के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का ले रहा हूँ, तो भाई उसी का एक पार्ट दे दिया जाएगा कि भाई हमारा इससे हमारी ये ट्रेल है और इतने हमारे 2-4 पन्नों में हमसे हमारे मैसेज कम्युनिकेट हुए, तो वो दे दिया जाएगा। अब देखिए, और अब कितनी गवाही दी जाएगी उन कथनों की जो कि पार्ट, जो कि भाग फॉर्म करते हैं किसका, किसी दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट का, किसका, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, या किसका, बुक का, और सीरीज ऑफ लेटर, या फिर पत्रों का कोई लेन देन है, आवागमन है उसका, और पेपर, या फिर कोई कागजों का आवागमन है, मतलब सीरीज है, तो उनका आप कितनी गवाही दे सकते हो। देखिए, आप देखिए सेक्शन 33 बॉडी में पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ईजी सेक्शन। आप देखिए, व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, जब कोई कथन जिसकी गवाही दी जा चुकी है कोर्ट में, फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट, तो वो कथन सीधा सीधा क्या फॉर्म कर रहा है, एक बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म कर रहा है, मतलब एक लॉन्गर स्टेटमेंट, लॉन्गर कथन वो बन रहा है, मतलब बहुत उसकी बहुत लंबाई है, बहुत चौड़ाई है, वो एक पूरा वॉल्यूमिनस कन्वर्जेशन। अब किसकी है वो, ऑफ अ कन्वर्जेशन ऑफ अ कन्वर्जेशन, तो वो लॉन्गर स्टेटमेंट है, वो तो या तो किसी कन्वर्जेशन की, वार्तालाप की है, और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या वो जो पार्ट है जो कि एक कथन का है, वो एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का है, मतलब वो डॉक्यूमेंट बहुत ही गोपनीय है, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। आप देखिए, सॉरी, और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, या फिर आपने एक स्टेटमेंट, एक कथन कोर्ट में दिया था, जो कि आपने एक बुक कोर्ट में दे दी थी, और वो बुक बहुत वॉल्यूमिनस है, मोटी है, लेकिन उसमें बस 1-2 पेज ही रेलिवेंट फैक्ट है, तो भाई आप बस उसको ही कोर्ट में दे सकते हो। अब देखिए, आप आगे पढ़ता हूँ, वो बाद में बताऊंगा। विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक और इज कंटेन इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर आप जो कथन दे रहे हो कोर्ट में, आपने जो स्टेटमेंट, मतलब जो गवाही के रूप में आपने जो कथन दे दिया था, वो आपने दिया था किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में। अब देखिए, or of a connected series of letters or paper, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of लेटर्स और पेपर्स एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, तो जितना कोर्ट को उचित लगेगा ना, बस एविडेंस, जब गवाही बस उसने की देनी पड़ेगी। अब मान के चलिए अमेजोन है एक कंपनी, भाई बहुत बड़ी कंपनी है, और मैं मोहित हूँ, मेरा अमेजोन के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो पहले तो हम अपने जो ईमेल्स हैं उसको उसमें अपना ट्रेल में अपनी बातें शुरू कर देते कि भाई क्या मेरे साथ ये डिस्प्यूट हुआ है और क्या आप मेरे को रिलीफ दे सकते हो। अब हमारे बीच में भाई 6 महीने हो गए, अब मेरा डिस्प्यूट सोल्व नहीं हुआ है, तो 6 महीने में मैं डेली ईमेल करता हूँ और डेली अमेजोन वाले मेरे को रिवर्ट बैक करते हैं, तो क्या हुआ, अब मैं फाइनली जाकर 6 महीने बाद केस कर देता हूँ। तो अब जो हमारा मेन डिस्प्यूट है, जो मैंने पहले के 2-3 दिन में इनको समझा देता और 2 दिन मैं फॉलो अप ले रहा था कि भाई क्या हुआ मेरे डिस्प्यूट के बारे में, पर जो 1-2 दिन में जो पहले डिस्प्यूट अपने बारे में पूरा एलोबरेशन खोल के बताते हैं अमेजोन को, तो बस मैं उसी पार्ट का कि भाई देखिए सर जज साहब, मैंने ये 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन थे जिसमें मैंने अपने डिस्प्यूट्स को इनको एलेबरेट किया था, और बाद के 6 महीने तो मैं बस फॉलो अप ले रहा था इनसे ईमेल पे, ठीक है। तो मैं बस उस 2 दिन के कागजों को अगर कोर्ट में दे दूंगा तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे, वो ही माननीय होंगे उस कोर्ट में। और ये सारे रूल्स बुक्स के पार्ट में भी लगते हैं, ये सारे रूल्स, कोई कन्वर्जेशन है, कोई दस्तावेज है, ठीक है, कोई लेटर की अदला बदली है, कोई बुक्स है, तो बुक्स में भी अगर कोई भाई 2-4 पन्ने ही रेलिवेंट है तो उनको ही दिया जाएगा ना। ये नहीं है कि पूरी की पूरी बुक को ठाके टेंडर कर दिया जाएगा, उसको एग्जिबिट लगा दिया जाएगा कि मैं पूरी बुक एग्जिबिट के रूप में पेश कर रहा हूँ कोर्ट में गवाही के रूप में, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखिए
शैल बी एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। तो एविडेंस गवाही दी जाएगी बस उसी स्टेटमेंट की और ना ही तो अन्य स्टेटमेंट की, बस जो काम की स्टेटमेंट है उसकी। ठीक है, आप देखिए कन्वर्जेशन की बस उतने की जो काम की है, डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, बुक की और सीरीज ऑफ लेटर्स की, और पेपर एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसिटी, जितना की कोर्ट अदालत उचित समझता है कि मेरे को चाहिए। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस, और किस में, हर एक पर्टिकुलर केसेस में, टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, और जिस डॉक्यूमेंट से देखते ही जो संदर्भित तथ्यों का, भाई अब मान के चलिए कोई वॉल्यूमिनस बुक है उसमें 1000 पन्ने हैं, पर जो रेलिवेंट तथ्य है जो कि मेन क्रक्स फाउंड कर रहा है वो 5 पन्नों में ही है, तो जज साहब को वो 5 पन्ने दे दिए जाएंगे, वो 995 पन्ने एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन 5 पन्नों में जज साहब को अंडरस्टैंडिंग किस श्रेणी का और क्या नतीजे निकल रहे हैं इस कथन से वो अंडरस्टैंड कर लेंगे जज साहब, पर बस उसके ही दिए जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज वाज मेड, और वो कथन है जो 5 पन्नों में लिखा गया है, किसी बुक में, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, किसी लेटर्स में, किसी ईमेल में, तो बस अब वो जो कथन है वो जो कथन है वो कौन से हालात में मेड किया गया था, बस उसके बारे में जज साहब को अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है कि ये कथन जो हमारे, जो देखिए एक लेटर, अब मान के चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं मोहित हूँ और मेरी किसी ए से डील चल रही है, मैं किसी ए से एक समुद्री जहाज खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ भाई, हमने पहले तो बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज करे, मैंने पहले तो डिटेल मांगी बोर्ड की, उसने डिटेल दी, फिर मैंने और चीज़, और भाई उसका इंजन कौन से क्या है, फलाना उसकी बॉडी कौन से मेटल की है, हमने कम से कम मान के चलिए 200 लेटर एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, 200 लेटर एक्सचेंज कर लिए, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो भाई अगर वो 200 के 200 लेटर्स अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होंगे तो वो 200 के 200 लेटर्स दे दिए जाएंगे। अगर वो 200 के 200 लेटर्स में से बस 10 लेटर्स काम के हैं तो वो बस 10 लेटर्स ही कोर्ट में गवाही के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो क्रंच आता है, जो कि है सेक्शन 34 से सेक्शन, एक बार देख लेता हूँ फ्लिप करके, सेक्शन 34 से सेक्शन, एक सेकंड रुकिए, हाँ, सेक्शन 34 से सेक्शन 38 तक। ठीक है, सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक, सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38, तो हम 5 सेक्शन और पढ़ेंगे आज, फिर हम आज की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 34 से जो क्रंच स्टार्ट होता है सेक्शंस का, ये क्या बताता है, सीधा इसकी मार्जिन हेडिंग पढ़ता हूँ पहले मैं। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट, अगर कोर्ट का कोई पहले, अदालतों का कोई पहले निर्णय है या अब कोई निर्णय आया है एक केस में, तो वो कब संदर्भित हो जाएगा। आप देखिए सेक्शन 34 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 तक। इसमें क्वेश्चन प्री में और मेंस में बनते ही बनते हैं। अब सेक्शन 34 में पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। अब जो कोई पुराने निर्णय है, कोई पुरानी जजमेंट है, वो एक ही पार्टी के बीच में थी, अब दूसरा कोई सूट, कोई केस दूसरी पार्टी, मतलब अब एक केस चल रहा था ए और बी, मान के चलिए एक केस चल रहा था ए और बी सन 2000 में, तो उसका सन 2000 में जो केस चल रहा था उसका सन 2001 में उसका निर्णय आ गया, जजमेंट आ गई थी। अब फिर मान के चलिए जो ए वर्सेस बी केस चल रहा था, उस केस को ए जीता था सन 2001 में, और ए के फेवर में जजमेंट आ गई थी और बी के अगेंस्ट में आई थी। अब क्या होता है, सीधा 2024 में बी वर्सेस ए एक और केस फाइल कर देता है और सेम डिस्प्यूट कर देता है, तो क्या होगा, अब ए उस कोर्ट में जाके जहां बी ने सूट फाइल किया है एक और उसी सब्जेक्ट मैटर पे, अब ये उस कोर्ट में जाके जो उसकी 2001 में जजमेंट आई थी वो दे देगा, तो क्या होगा, अब उसका जो बी ने ए के प्रति सूट डाला है वो बाहर हो जाएगा, उस पर रोक लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 34 का। तब पढ़ते हैं 34 की इंडेक्स, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। ठीक है, कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट है, संदर्भित रखेगी, कि बार कर देगी, रोक लगा देगी, कोई आने वाली कोई सब्सिक्वेंट ट्रायल, कोई सब्सिक्वेंट दीवानी मुकदमा या कोई सब्सिक्वेंट फौजदारी ट्रायल चली है तो उस पर। ठीक है, अब ये सेक्शन 34 सिविल केस में और क्रिमिनल केस में दोनों में लग सकता है। ठीक है, तो इसके साइड में हम लिख लेते हैं सिविल भी और क्रिमिनल भी। ठीक है, CI और CR लिख लीजिए आप। अब मैं सेक्शन 34 की बॉडी पढ़ रहा हूँ, देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, अस्तित्व में है अगर कोई निर्णय, ऑर्डर को अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है कोई ऑर्डर। ठीक है, अस्तित्व में है कोई ऑर्डर और डिक्री, अस्तित्व में है कोई डिक्री। ठीक है, विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट, जो कि क्या जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री क्या करती है, विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट, जो कानून के रूप में प्रिवेंट करती है, रोक लगाती है किसी कोर्ट को क्या करने से, फ्रॉम टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ अ सूट, की वो कोर्ट संज्ञान ना ले किसी दीवानी मुकदमे का, और होल्डिंग अ ट्रायल या फिर किसी क्रिमिनल ट्रायल का। ठीक है, इज अ रेलिवेंट फैक्ट, तो वो जो जजमेंट जो रोक लगाएगी, जो प्रिवेंट करेगी कोर्ट को कि वो कोग्निजेंस ना ले एक सूट का या होल्ड ना करे एक ट्रायल को, तो वो अपने आप में वो जजमेंट क्या होगा,
वो निर्णय क्या होगा, रेलिवेंट तथ्य होगा। सिर्फ वो जजमेंट नहीं, अगर कोई ऑर्डर भी है और वो सब्सिक्वेंट सिविल केस पे या क्रिमिनल ट्रायल पे अगर रोक लगा रहा है तो वो भी संदर्भित तथ्य होगा। और वो जजमेंट और ऑर्डर नहीं, अगर कोई प्रीवियस डिग्री है, अगर वो अब आने वाले केस में सब्सिक्वेंट सूट में या सब्सिक्वेंट ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में वो डिग्री पेश की जाती है तो वो भी संदर्भित तथ्य होगी। अगर वो रोक लगा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है कोर्ट को कि कोर्ट संज्ञान कोग्निजेंस ना ले। अब देखिए, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ऑट टू टेक कोग्निजेंस, तब प्रश्न उठता है क्या इस कोर्ट को इस केस का कोग्निजेंस संज्ञान लेना चाहिए, तो वो प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। देखिए, और सच सूट और टू होल्ड सच ट्रायल, तो क्या होगा, सीधा सब्सिक्वेंट सूट बार हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ट्रायल बार हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि कोर्ट को दिख जाएगा कि भाई 2001 में यह जजमेंट इन पार्टीज के बीच में पहले आ चुकी थी और सेम मैटर, सेम मुद्दे डिस्प्यूट में है, सेम जजमेंट थी, सेम ऑर्डर था और सेम डिग्री जो पहले 2001 में एक कोर्ट ने निकाली थी, अब 2024 में अगर मैं इस केस पर संज्ञान लूंगा तो मैं भी यही निकालूंगा। तो अब सब्सिक्वेंट सूट को, सब्सिक्वेंट क्रिमिनल ट्रायल को अब बार कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 34 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सेक्शन है, इसको आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए, तो मेन बात क्या है, अब थोड़ी रैंडम आउट ऑफ बॉक्स बातें कर देते हैं कोर्ट की, थोड़ी जो मैं करता हूँ कोर्ट की बातें, कि भाई कोई भी अगर मेरी जो वीडियो देख रहा हो, कोई एडवोकेट देख रहा हो या कोई लॉ स्टूडेंट देख रहा हो या कोई जुडिशरी एस्पिरेंट देख रहा हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो कि लॉ करने वाला है, कानून की पढ़ाई करने वाला है, तो मान के चलिएगा एक चीज़ कि भाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीखने को लिए मिलेगा बहुत। ठीक है, पर आप ये नहीं है कि सिर्फ सारा दिन फाइल उठा के घूमोगे, आप फाइल उठा के सारा काम अपने सीनियर के साथ कराओ, पर आपको जब भी टाइम मिले अपने चैम्बर में, जो आपके सीनियर का चैम्बर है या जो आपकी सीनियर की सीट है, आप सीट पे तो पढ़ाई होती नहीं है, सीट जो होती है कोर्ट में उसमें हाँ उल्लड़ इतनी हो जाती है, नहीं पढ़ाई होती, तो जो आपके सीनियर का कोई चैम्बर है उसमें जाके किस फाइल पर आज अपने काम किया तो उसके सेक्शंस को आप पढ़ लेना और तुरंत की तुरंत समझ लेना, तो आपके कंसेप्ट इतनी अच्छी तरह क्लियर होंगे कि मैं कह नहीं सकता। ठीक है, और फिर घर आके आपने और रेलिवेंट उससे जुड़े हुए इंटरलिंकिंग करके प्रोविजंस पढ़ लिए तो आप जज बनकर ही रहोगे, आप सिर्फ वकील तक ही सीमित नहीं रहोगे। ठीक है, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। जो ये मैं आउट ऑफ बॉक्स बातें बताते रहता हूँ, ये बहुत ही मतलब गेम चेंज, मतलब फैक्टर डिसाइडिंग चीजें हैं। मतलब यही जो चीजें हैं ये हमें एक जूनियर को, एक लॉ इंटर्न को ये करनी चाहिए या किसी एडवोकेट को जो अभी जूनियर एडवोकेट है उसको ये फॉलो करनी चाहिए, तभी वो डाइस पर बैठ सकता है, नहीं तो वो अपनी सीट पर या चैम्बर में ही बैठा रह जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुडिक्शन। अब देखिए क्या रेलिवेंसी रहेगी कौन सी जजमेंट्स की, उन निर्णयों की जो कि प्रोबेट वाले हैं। ये अभी 3-4 कोर्ट आएंगे, इन कोर्ट के बारे में मैं बता दूंगा कौन कौन से कोर्ट अलग होते हैं। ये सिविल कोर्ट नहीं होते, ये कोर्ट अलग ही होते हैं। अब देखिए उनकी जुडिक्शन की। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास 2 तरह की, वैसे जजमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, हमारे पास 2 तरह की जजमेंट्स होती है। एक तो होती है भाई जजमेंट इन रैम। जजमेंट इन रैम जो होती है ना, वो तो अगेंस्ट होल वर्ल्ड होती है। मतलब आप अगर कोर्ट से जजमेंट इन रैम एक निकलवा लोगे तो आप हकदारित हो कि आपको फिर वो जजमेंट आप पूरी दुनिया के प्रति आपने ले रखी है। जजमेंट इन रैम है वो। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज के प्रति आपने ले रखी है। पर कई जजमेंट्स होती है जजमेंट इन पर्सोनम की, वो बस जो सूट की पार्टीज है ना, सिर्फ उन तक की बाइंडिंग होती है, तो उनको बोलते हैं जजमेंट इन पर्सोनम। ठीक है, अब तो हमारी 2 तरह की जजमेंट हुई, जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम। तो हमें सेक्शन 35 में जजमेंट इन रैम ही देखने को मिलेगा। अब देखिए सेक्शन 35, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स, क्या संदर्भिता रहेगी सर्टेन विभिन्न निर्णयों की इन प्रोबेट कोर्ट्स में एटसेट्रा, और सारे कोर्ट्स भी हैं जुरिडिक्शन इनकी क्षेत्रफल में। हम देखिए सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1, अ फाइनल जजमेंट एक अंतिम निर्णय, अ फाइनल ऑर्डर एक अंतिम ऑर्डर, अ फाइनल डिग्री एक फाइनल डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और किसकी है फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिग्री, एक सक्षम अदालत की और ट्राइब्यूनल या फिर एक सक्षम ट्राइब्यूनल की। ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, और किसकी एक्सरसाइज में, किसके क्षेत्रफल में एक फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिग्री आई है, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। ये लीजिए, प्रोबेट कोर्ट होता है विल से रिलेटेड, जो वसीयत बना के जाते हैं। अब मान के चलिए मेरे दादाजी ने कोई मेरे नाम पे वसीयत बनाई है और मैं अब रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, उसको अपनी दादाजी की वसीयत दिखाता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये मेरे दादाजी की वसीयत रही, ये दो अटेस्टिंग विटनेस रहे जिनके सामने मेरे दादाजी ने मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी करी थी। अगर अब रजिस्ट्रार या कोई और व्यक्ति आके मेरे खानदान का उस विल को, उस वसीयत को मेरे दादाजी की चैलेंज करता है, तो अब रजिस्ट्रार वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगा क्योंकि उस पर डिस्प्यूट आ गया है। तो मैं वो वसीयत, वो विल कहाँ लेके जाऊंगा,
प्रोबेट कोर्ट में लेके जाऊंगा कि प्रोबेट कोर्ट आप अब हमारे इस वसीयत के डिस्प्यूट को सेटल करिए, ठीक है। ये सिविल कोर्ट नहीं करता, ये प्रोबेट कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई फाइनल जजमेंट आती है, कोई फाइनल ऑर्डर आ जाता है, कोई फाइनल डिक्री आ जाती है, और किसकी आती है? एक सक्षम कोर्ट की, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की आती है। और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या एक्सरसाइज कर रहा है? अपनी प्रोबेट जुरिडिक्शन, अपने मतलब विल जो ये वसीयत से जुड़ा हुआ जुरिडिक्शन। मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन कौन सी होती है? ये शादी ब्याह वाले जो केसेस निपटाते हैं, फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन, ठीक है, वो भी। एडमिरल्टी, ये फौजियों की लड़ाई उड़ाई, जो फौजियों से संदर्भित केसेस होते हैं, वो एडमिरल्टी जुरिडिक्शन के होते हैं। तो अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की, ट्राइब्यूनल की इससे संदर्भित जजमेंट ऑर्डर डिक्री आती है तो आगे देखिए। और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की, किसी कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल की इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन पे कोई फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री आती है तो क्या होता है? देखिए, विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे, ये प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या फिर इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन किसी व्यक्ति पर या तो कुछ मतलब रिलीफ उसके ऊपर कन्फर कर देते हैं, और टेक्स अवे या कुछ उससे टाइटल ले लेते हैं। और देखिए, फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, और क्या ले लेते हैं? कन्फर क्या करते हैं ये कोर्ट? कोई लीगल कैरेक्टर, मतलब कोई कानूनी कैरेक्टर, कोई कानूनी चरित्र, या फिर उस व्यक्ति से जिसने केस डाला हुआ है प्रोबेट कोर्ट में, मैट्रिमोनियल कोर्ट में, एडमिरल्टी कोर्ट में, या फिर इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, उससे क्या ले लेते हैं ये सारे कोर्ट? कोई टेक अवे कर लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं इस व्यक्ति से कोई लीगल कैरेक्टर, कोई कानूनी चरित्र। अब देखिए क्या होगा, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, या ये वाले कोर्ट है, ये एक व्यक्ति को डिक्लेयर कर देते, घोषित कर देते कि ये व्यक्ति हकदारित है इस टाइटल के लिए जो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इस चरित्र के लिए। अब देखिए, ओ टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या ये व्यक्ति जो जिसने केस डाल रखा है जिसको हम रिलीफ दे रहे हैं, और कौन से कोर्ट रिलीफ दे रहे हैं? प्रोबेट कोर्ट, मैट्रिमोनियल कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट और इंसॉल्वेंसी कोर्ट। तो ये व्यक्ति हकदारित है किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए। मतलब स्पेसिफिक थिंग क्या है कि कोर्ट को भी पता है कि क्या एक चीज मिलनी है, और लेने वाले को पता है कि क्या एक मेरे को चीज मिलनी है। मतलब बीएमडब्ल्यू के लिए केस डाला तो बीएमडब्ल्यू मिली है, और सॉरी ये सिविल केस का दे दिया तो केस डालने वाले को पता है कि मेरे को स्पेसिफिक थिंग क्या चाहिए। और प्रोबेट कोर्ट है, वसीयत में क्या स्पेसिफिक थिंग, कौन सी स्पेसिफिक वसीयत में इसको स्पेसिफिक थिंग देनी है इस प्लेंटिफ को, तो वो कोर्ट को पता है कि ये इसको डिक्लेयर कर देंगे प्रोबेट कोर्ट की इस व्यक्ति को ये स्पेसिफिक थिंग दी जाए। अब देखिए, नोट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, तो कह रहा है कि कुछ समय के लिए नहीं, एब्सोल्युटली पूर्ण तरीके से दी जाए इस व्यक्ति को ये चीजें। अब देखिए, इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, तो ये सारी चीजें जो मिली है, एक व्यक्ति को रिलीफ मिला है, और ये रिलीफ कौन से कोर्ट से, कौन सी जुरिडिक्शन में दिया है? कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोबेट जुरिडिक्शन में, मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन में, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन में और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन में एक व्यक्ति को लीगल कैरेक्टर दिया है, उससे उस व्यक्ति से कोई लीगल कैरेक्टर टेक अवे कर लिया है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी? ये संदर्भित रहेंगी। और ये क्यों रहेंगी? व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, जब अस्तित्व बाद में जाके उस लीगल कैरेक्टर का डिस्प्यूट में आता हो। देखिए, और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन एज टू एनीथिंग इज रेलिवेंट, तो अब वो व्यक्ति का टाइटल और उसका अस्तित्व, उस व्यक्ति का टाइटल, ओनरशिप वगैरह, या उस व्यक्ति का जो रिलीफ जो इन कोर्ट्स ने, जुरिडिक्शन की कोर्ट्स ने दिया था, वो व्यक्ति अपने वो टाइटल और वो लीगल कैरेक्टर अपने आप में ही एक संदर्भित तथ्य पेश करेगा दुनियादारी के सामने। तो ये सीधा हमारी प्रोबेट कोर्ट में जिसमें वसीयत से रिलेटेड मामले सेटल किए जाते हैं, मतलब जजमेंट्स आती हैं। प्रोबेट कोर्ट मान लीजिए प्रोबेट ट्राइब्यूनल होता है मेनली तो, लेकिन मैट्रिमोनियल कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट में जो पार्टीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो जजमेंट आती है, कोई ऑर्डर आता है, कोई डिक्री आती है, या फिर एडमिरल्टी कोर्ट में जो फौजियों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बीच में कोई जुडिक्शन डिक्री या ऑर्डर आता है, या फिर इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जो ये व्यक्ति दिवालिया हो जाते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी खाते खोते में पैसे नहीं होते, और वो अपने आप को इंसॉल्वेंट कराते कि मैं दिवालिया घोषित हो गया, मेरे पास कोई पैसे पूसे नहीं है, और मेरे को अब जो कर्ज देगा वो खुद अपने आप भुगत भोगी होगा, अगर मैं कर्ज ले लूंगा तो मैं हकदारी दूंगा, मैं उसके पैसे दूंगा। तो ये जो ये सारी जुरिडिक्शन के कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, ये एक व्यक्ति को कोई लीगल कैरेक्टर दे देते हैं, या ये कोई लीगल कैरेक्टर उसे ले लेते हैं, तो ये अपने आप में एक संदर्भित तथ्य होगा, ठीक है। और ये सारे कोर्ट कौन सी जजमेंट पेश करते हैं, कौन सी जजमेंट फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कौन सी पेश करते हैं, कौन सी निकालते हैं, कौन सी अलॉट करते हैं, ये सीधा जजमेंट इन रैम जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होती है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन 35 के साइड में हम लिख भी लेंगे जजमेंट इन रैम, ठीक है, जजमेंट इन रैम, ठीक है। तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी कि मोहित सर ने बता दिया कि भाई जजमेंट इन रैम क्या होती है, और सेक्शन 35 भारतीय साक्षी अधिनियम में हमें जजमेंट इन रैम ही देखने को लिए मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 35 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2। सच जजमेंट ऑर्डर डिग्री इज कंक्लूसिव प्रूफ डेट, तो ये जजमेंट जो ऊपर वाले कोर्ट्स की जो प्रोबेट जुरिडिक्शन का कोर्ट या ट्राइब्यूनल था, कोई मैट्रिमोनियल कोर्ट था या ट्राइब्यूनल था, और या फिर कोई
एडमिरल्टी कोर्ट या ट्राइब्यूनल था या फिर कोई इंसॉल्वेंसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल था, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होती है, मतलब ये अंतिम सबूत होती है किस चीज का, डेट की क्या, वन एनी लीगल कैरेक्टर की कोई कानूनी चरित्र विच इट कन्फर्स एक्रूड एट अ टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। तो कोई कानूनी चरित्र एक व्यक्ति को एक्रू हो गया था, दे दिया गया था जब ये जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कोर्ट ने लागू की थी, ठीक है, और ये जजमेंट ऑर्डर डिक्री ऑपरेशन में आई थी। अब प्रोबेट कोर्ट, मैट्रिमोनियल कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट और इंसॉल्वेंसी कोर्ट भाई ये कह देते जजमेंट तो आज दे देते हैं, पर एक लीगल कैरेक्टर 2 महीने बाद एक्रू होगा प्लेंटिफ को, या रिलीफ लिखवा देते कोर्ट में। तो अब क्या होगा, अब जिस दिन जजमेंट आई है उस दिन तो लीगल कैरेक्टर एक्रू नहीं हो रहा ना, जिस दिन 2 महीने बाद से वो जजमेंट ऑर्डर या डिग्री एनफोर्समेंट में आएगा, ऑपरेशन में आएगा, तो उससे उस दिन से वो लीगल कैरेक्टर घोषित कर रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है कि भाई इन कोर्ट्स ने, इन जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ने एक व्यक्ति को यह लीगल कैरेक्टर दे दिया, तो ये अंतिम सबूत है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या है, इससे भी हमें रूल्स देखने को मिलती है कि ये जजमेंट इन रैम के केसेस है सेक्शन 35 में। अब सब एट 2 एनी लीगल कैरेक्टर कोई वही कानूनी चरित्र टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन इज टू बी एंटाइटल्ड, जो ये वाले कोड जो ऊपर मैंने कोड बताए हैं, ये कोई भी कानूनी चरित्र एक व्यक्ति को डिक्लेयर घोषणा कर देते कि ये व्यक्ति उसका हकदारित है, एक्रू टू दैट पर्सन एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स इट टू हैव एक्रू टू दैट पर्सन। या तो अब जिस समय ऑर्डर डिक्री जजमेंट निकाली उस समय से भी एक्रू हो सकते हैं, या जिस समय ऑपरेशन से आने उस समय भी। सब एड 1 में क्या था, जिस समय से जजमेंट ऑर्डर डिक्री ऑपरेशन में आने उस समय से लीगल कैरेक्टर एक्रू हो जाएगा, लेकिन इस सब एड 2 में कह रहा है कि जिस समय इसने प्रोबेट कोर्ट ने, मैट्रिमोनियल कोर्ट ने, एडमिरल्टी कोर्ट ने और इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने जिस समय जजमेंट ऑर्डर और डिग्री जैसे आज के दिन कोई निकाल दी, तो आज के दिन से भी लीगल कैरेक्टर एक्रू हो सकता है, एक व्यक्ति कर हकदारित किया जा सकता है, ठीक है। तो सब एट 3 एनी लीगल कैरेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज, या कोई जजमेंट ऑर्डर डिक्री इन कोर्ट्स की, कौन से कोर्ट्स की, प्रोबेट कोर्ट की, मैट्रिमोनियल कोर्ट की, या फिर इंसॉल्वेंसी कोर्ट की, या एडमिरल्टी कोर्ट की, एक व्यक्ति से कोई लीगल कैरेक्टर छीन लेती है। तो कह रहा है जिस दिन से यह घोषणा करी कि इस व्यक्ति के पास ये लीगल कैरेक्टर नहीं है, तो उस दिन से उसके पास माना जाएगा कि इस व्यक्ति के पास ये लीगल कैरेक्टर, ये कानूनी चरित्र सीज हो गया, मतलब इसके पास ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यह होता है हमारा सब एट 3 में। अब सब एट 4 एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन इज टू बी सो एंटर्ड। अब ये ऊपर वाले कोड जो जुरिडिक्शन वाले कोड है जो मैंने 4 बताए, ये वाले कोड डिक्लेयर करते हैं, घोषणा कर देते हैं एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड, किसी कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए हकदारित है, वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, कि ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के लिए हकदारित है, तो ये चीज क्या होगी, ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी, और उस टाइम से यह व्यक्ति एंटाइटल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के लिए कि भाई जो एक केस डला हुआ था, जो प्रोबेट कोर्ट में विल को मतलब वसीयत को एनफोर्समेंट में लाने के लिए प्रोबेट कोर्ट में केस डला हुआ था। तो अब जो डिस्प्यूट है, अब विल तो भाई उसके मेरे दादाजी ने 10 साल पहले बना दी थी, तो मैं जो विल जो बनाई थी, अब मेरे पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट आ गया था, पर मेरे पास वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया था। मेरे जैसे दादाजी की डेथ हुई और मैं विल को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और तब मेरे पास मेरा कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कोर्ट क्या कर देगी कि भाई इस व्यक्ति के पास, मेरे पास, मतलब मैं अगर प्रोबेट कोर्ट में केस डाल रहा हूं तो मेरे पास हकदारित है, मैं हकदारित था इस प्रॉपर्टी का आज से नहीं, जिस दिन मेरे नाम विल करी थी मेरे दादाजी ने, और इस विल पर डिस्प्यूट उठाया था मेरे किसी फैमिली वालों ने, तो उस दिन से जिस दिन इस प्रोबेट कोर्ट में केस चला था, उस दिन से ही मैं हकदारित हूँ, और उस दिन से ही मेरे पास ये टाइटल है। मेरे पास कौन सा टाइटल है कि इस प्रॉपर्टी का मैं ही स्वामी हूँ। उस दिन नहीं कि 2-4 साल तक प्रोबेट कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में केस चला तो मैं 2-4 साल बाद मालिक बनूंगा, नहीं, मेरे पास टाइटल पहले ही आ गया था। ये हमें कंक्लूसिव प्रूफ, एक फाइनल सबूत देखने को मिलता है कौन से में, सब एट 4 में। तो यहाँ हमने पढ़ा सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 भी और सबसेक्शन 2 भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा। तो इसमें ये थोड़े लंबे सेक्शंस हैं। अब मैं आज वाली क्लास में मैं सेक्शन 36 तक ही करवाऊंगा, फिर कल वाली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बड़े सेक्शंस हैं। तो आज वाली क्लास में मैं सेक्शन 36 तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सेक्शन 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, क्या संदर्भिता रहेगी और क्या इफेक्ट, क्या नतीजे निकलेंगे किसके, एक निर्णय के, ऑर्डर के और डिक्री, किसी डिक्रीज के, अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35, वो वाली जो सेक्शन 35 में जो जजमेंट्स हैं उनसे अलावा कोई जजमेंट ऑर्डर डिक्री है तो उन वाली के। तो मतलब सीधी ये बात क्या कर रहा है, कोई सिविल कोर्ट की कोई जजमेंट है जो नॉर्मल जजमेंट है, जो कि प्रोबेट जुरिडिक्शन की नहीं है, जो कि मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन की नहीं है, जो कि एडमिरल्टी जुरिडिक्शन की नहीं है, जो कि इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन की नहीं है, तो सीधी कौन सी जुरिडिक्शन की नहीं है, ये सिविल कोर्ट का कोई जजमेंट है
क्रिमिनल कोड का कोई जजमेंट है, ऑर्डर है, तो उसकी बता रहा है कि उसकी क्या संदर्भिता और उसका क्या इफेक्ट निकलेगा, ठीक है। मतलब रेलिवेंसी एंड इफेक्ट बता रहा है कि सिविल कोर्ट की जजमेंट्स का और किसका, क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज का, ठीक है। तो सिविल कोर्ट में तो भाई जजमेंट ऑर्डर और डिक्री आती है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, कोई जजमेंट आता है या कोई सेंटेंस की ऑर्डर आता है, ठीक है। तो यही है हमारा 36 में कि 36 सीधे सीधे ये बता रहा है कि भाई वो जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज जो कि सेक्शन 35 में मेंशन नहीं करा कि सेक्शन 35 में तो भाई स्पेशल जुरिडिक्शन वाले कोर्ट दिए हुए हैं जिनकी जजमेंट इन रैम है, पर सेक्शन 36 में क्या बता रखा है कि जजमेंट इन पर्सोनम वाली डिक्रीज की क्या रेलिवेंसी रहेगी, क्या इफेक्ट रहेगा, तो वो सेक्शन 36 में रूल्स बता रखे हैं। तो मैं बोर्ड ही पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 36 ही देखिए, जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्रीज, जो निर्णय है, ऑर्डर है, डिक्रीज है, अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35, तो जो उनके अलावा जो सेक्शन 35 में मेंशन है उनसे अलावा कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है तो उनकी देखिए आर रेलिवेंट, तो वो भी संदर्भित है इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ अ पब्लिक नेचर, अगर वो रिलेट करती है मतलब सीधे सीधा ताल्लुकात रखती है किससे, एक मुद्दा है जो कि जनता जनार्दन की श्रेणी का है, पब्लिक नेचर का। आप देखिए रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, और वो किससे संदर्भित रखा है, सीधा सीधा जो कोर्ट सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में कोई इंक्वायरी चलेगी, कोग्निजेंस लेके जज साहब, उससे संदर्भित रख रहा। आप देखिए बट सच जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट, परंतु जो जजमेंट जो सेक्शन 36 में जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज आएंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ, वो अंतिम सबूत नहीं रहेंगे। किसके अंतिम सबूत नहीं रहेंगे कि वो जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज क्या स्टेट कर रही है, क्या दर्शा रही है, उसके अंतिम सबूत नहीं रहेंगे। पर सेक्शन 35 के सब सेक्शन 2 में साफ साफ दिखाया गया था कि जो जजमेंट इन रैम वाले कोर्ट है, जो जुरिडिक्शन वाले कोर्ट है, प्रोबेट जुरिडिक्शन के कोर्ट, मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन के कोर्ट, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन का कोर्ट और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन का कोर्ट, वो वाले इन कोर्ट्स की जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री सीधे सीधा कंक्लूसिव प्रूफ रहेंगी, और ठीक है। लेकिन जो अदर कोर्ट्स है जैसे सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, किसी को जजमेंट ऑर्डर या डिक्री आ रही है तो सीधे सीधा इनकी जजमेंट्स रेलिवेंट तो रहेंगी, संदर्भित तो रहेंगी, परंतु ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहेंगी, ठीक है। और किस मैटर के लिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहेंगी, जो मैटर ये अपने आप में कोर्ट को दर्शा रही है, ठीक है। तो सीधे सीधा ये हमारा सेक्शन 36 की बॉडी है। हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जिससे हमें सेक्शन 36 अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। अब देखिए ए सोज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, ए बी पर केस चलाता है कि बी ने ए की लैंड पर ट्रेसपास मतलब घुसपैठ कर दी। अब देखिए बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड। अब बी आरोप लगा रहा है कोर्ट में ए के ऊपर कि भाई जो ए बता रहा है कि मैंने ए जो बता रहा है कि बी ने मेरी ए की लैंड पर घुसपैठ कर दी थी, तो बी एलिज कर रहा है कोर्ट में कि जो ए अपनी लैंड बता रहा है ना, उस लैंड में भाई कुछ हिस्सा पब्लिक जनता जनार्दन के रास्ते का है। अब देखिए विच ए डिनाइज, तो इस बात को जो बी की ये बात है कि ए के लैंड में कुछ हिस्सा जनता जनार्दन के रास्ते का है, रोड का है, तो इस बात को बी की बात को ए डिनाई कर रहा है, ए नकार रहा है। देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिग्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट इन द सूट बाय ए अगेंस्ट सी, तो एक अस्तित्व है, किसका अस्तित्व है, ऑफ अ डिग्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। एक डिग्री आई थी और किसके भाई कोई पहले वाला केस है, ये इस वाले केस की बात नहीं हो रही, कोई पहले वाले केस की बात हो रही है। क्या हो रही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिग्री, एक डिग्री का कोई अस्तित्व दिखाई जाता है इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, और डिग्री किसके फेवर में थी, डिफेंडेंट एक प्रतिवादी के फेवर में थी, और वो किसने डाला था ना, सूट बाय ए अगेंस्ट सी, और वो सूट जो पहले वाला सूट था वो ए ने सी के अगेंस्ट डाला था, और डिग्री किसके फेवर में आ गई थी, सी जो डिफेंडेंट था उसके फेवर में आ गई थी। अब देखिए फॉर अ ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड, और ए ने किसी सी के ऊपर भी केस डाला था, और क्या उसमें डिग्री आ गई थी, वो सी के फेवर में आ गई थी कि भाई सी ने कोई भी ट्रेसपास नहीं किया एक ही लैंड में, ठीक है। अब देखिए इन विच सी एल एस द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ वे, जिस केस में सी ने भी यही राइट, एक यही अधिकार मतलब कोर्ट में एलिज किया था कि भाई इस जो ए अपनी लैंड बता रहा है जिसमें मैंने ट्रेसपास किया है, ये लैंड इसकी थोड़ी बहुत तो है लेकिन आधी लैंड इसमें सरकारी रास्ते की भी। अब देखिए इज रेलिवेंट, तो यह बात रेलिवेंट होगी, क्यों रेलिवेंट होगी, क्योंकि भाई पिछले वाले केस में ए ने केस डाला था सी के विरुद्ध और सी उस केस को जीत गया था, और जो डिग्री जो जजमेंट है वो सी डिफेंडेंट के फेवर में थी। तो अब ये जो ए ने बी को सू किया है, केस डाला है सेम ट्रेसपास घुसपैठ के लिए, तो ये जजमेंट, ये निर्णय जो ए वर्सेस सी के केस में सी ने केस जीता था, तो ये जजमेंट ए वर्सेस बी के केस में बी के लिए फायदेमंद रहेगी। अगर बी इस जजमेंट को कोर्ट में देता तो ये संदर्भित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब देखिए बट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट, पर ये कंक्लूसिव प्रूफ कोई अंतिम सबूत नहीं है कि भाई हाँ कोई जनता जनार्दन का रास्ता वहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये मैटर दोबारा से ए वर्सेस बी के केस में दोबारा से क्लियर होगा, और क्यों क्लियर होगा, क्योंकि पार्टी सेम नहीं है, पार्टीज यहाँ डिफरेंट हो गई है, ठीक है। तो यह होता है हमारा सेक्शन 36 का, मैंने इलस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से करवाया, और
तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी अच्छे से करवाया। अब हम कल से सेक्शन 37 के बाद वाले सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सेक्शन 36 समझ में आया ना? क्या आया? सेक्शन 36 में ये कह रखा है भाई, कोई सिविल कोर्ट की कोई पहले की जजमेंट थी, उस पहले की जजमेंट में किसी पार्टी के खिलाफ, मतलब किसी पार्टी के फेवर में कोई जजमेंट आ रखी थी। फिर अब उस पार्टी के उनमें से किसी पार्टी ने दोबारा कोई केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो अब वो जो पहले की जजमेंट जो सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट की आई थी, वो उस केस में रेलिवेंट संदर्भित तो रखेगी कि भाई हाँ, एक मैटर को वो पूर्ण तरीके से मतलब बता रही है कि हाँ, उस कोर्ट ने भी बता दिया कि कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और बी जो सी डिफेंडेंट था उसको जितवा देता। पर फिर ए दोबारा बी पर केस डाल रहा है दूसरे कोर्ट में कुछ सालों बाद कि बी ने फिर से मेरे ए के लैंड पे ट्रेसपास किया, घुसपैठ की। तो अब बी क्या कहता है भाई, इसने ए ने सी के ऊपर ही बहुत साल पहले केस डाला था, उस केस को सी जीत गया था, और ए ने उस केस में भी यह मैटर उठा रखा था कि भाई सी ने मेरे खेत में ट्रेसपास किया और इसमें इसने भी ट्रेसपास किया, और सी ने फिर कोर्ट में यह मैटर उठाया था उस केस में भी कि भाई इसकी थोड़ी बहुत लैंड है, पर यह लैंड जनता जनार्दन की भी है। तो अब फिर सेम बात ए वर्सेस डी वाले सूट में है, तो बी उस सी वाली जजमेंट को अगर इस कोर्ट में जो फिलहाल वाला कोर्ट है, प्रेजेंट कोर्ट, उसमें दे देगा, तो ये संदर्भित तथ्य तो होगा, एक रेलिवेंट फैक्ट तो होगा, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। और किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि भाई एक उस लैंड पर कोई अस्तित्व है लैंड का, नहीं है, क्योंकि पार्टीज यहाँ अलग हो चुकी हैं। वहां दूसरे वाले केस, पहले वाले केस में ए वर्सेस सी था, अब प्रेजेंट वाले केस में ए वर्सेस बी है, तो पार्टीज डिफरेंट है, तो मैटर दोबारा डिसाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि घुसपैठ हुई थी क्या ए के खेत में वो जो जनता जनार्दन की पब्लिक राइट है, पब्लिक वे है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व है या नहीं है। तो ये दोबारा से रेलिवेंसी रखेगा और इसके दोबारा से इसके बारे में बहस होगी, क्योंकि पहले वाले सूट में, पहले वाले सिविल केस में ए वर्सेस सी पार्टी थे और दूसरे वाले केस में ए वर्सेस बी पार्टी है, पर मैटर तो एक ही है, मुद्दा तो एक ही है, पर लेकिन क्या है, दोनों एलेज क्या बात कर रहे हैं कि भाई इसकी कोई इस वे में उस केस में सी एलेज कर रहा था और सी जीत गया था कि इसके खेत में, जो ये अपना खेत बता रहा है, इसके खेत में कोई पब्लिक राइट है, पब्लिक वे, एक जनता जनार्दन के लिए रास्ता है, लेकिन उस केस में सी को तो कोर्ट ने जिता दिया था। अब फिर ए वर्सेस बी वाले केस में बी भी वही बता रहा है, लेकिन इसमें पार्टीज डिफरेंट होगी ना, ए वर्सेस सी और ए वर्सेस ए, पार्टी डिफरेंट होगी, तो ये मैटर कोर्ट दोबारा सुनेगा, इसके ऊपर दोबारा संज्ञान लिया जाएगा। इसीलिए एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जजमेंट, मतलब एक ठोस, एक फाइनल सबूत नहीं है, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट तो है कि भाई पहले वाले कोर्ट ने यह जजमेंट ऑटोमेटिकली निकाल दिया था, और जो डिफेंडेंट था उसके फेवर में निकाल दिया था, और ए के अगेंस्ट में निकाल दिया था। तो इस केस में ये ए के अगेंस्ट तो ये जजमेंट रहेगी, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 36 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम कल वाले वीडियो में सेक्शन 37 के आगे वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं तो भाई फुल डिटेल इंटरप्रिटेशन में आपको हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक इलस्ट्रेशन बिल्कुल थोरोली बताता हुआ चलता हूँ, तो इसमें भाई टाइम तो लगता ही, ठीक है। तो हम आराम से एक डेढ़ महीने में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज कर लेंगे, और जो मैंने साथ के साथ और सीरीज चलाई हुई है, जैसे भारतीय न्याय संहिता की चलाई हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की चलाई हुई है, उसको भी आप देखना, उसमें भी मैं ऐसे ही तरीके से इफेक्टिवली पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत आपको टॉपिक समझ में आने वाले, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शंस किए? आज हमने किए हैं भाई सेक्शंस 28 से लेके सेक्शन 36 तक, ठीक है। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 36 तक आज मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस क्लास में पूरे करवा दिए, और अब हम कल से सेक्शन 37 के बाद वाले सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास यहीं खत्म होती है आज के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।